हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन एंड इसके इंडिकेशंस पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऐसे ही हमारी पूरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है हमारे ब्रेस्ट कैंसर पे, ठीक है। एंड इसके सारे पॉइंट्स को हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बहुत ही ईजी वे में। सो लेट्स रेडिएटेड विथ नॉलेज। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स अफेक्टिंग वुमेन स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 40। तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेस्ट के सेल्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होती है और एक लंप या फिर एक मास बना सकती है, ठीक है। एंड ये स्पेशली हमारे जो भी वुमेन्स होती हैं जिसकी एज आफ्टर 40 के बाद सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसको आने वाली वीडियोज़ में हम फर्दर इसको डीप में डिस्कस करेंगे। जैसे कि डक्टल कार्सिनोमा जो मिल्क डक्ट्स में स्टार्ट होता है, एंड लोबुलर कार्सिनोमा जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स में डेवलप होता है, ठीक है। तो ये कैंसर कभी ब्रेस्ट तक लिमिट रहता है और कभी कभी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, जिसे हम मेटास्टेसिस की कंडीशन भी कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये वुमन को अफेक्ट करने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, स्पेशली 40 के एज के बाद, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बॉडी की सेल्स रिपेयर करने की कैपेबिलिटी को खो देती है, ठीक है, और उसके अंदर डीएनए म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इसकी वजह से रिस्क सिग्निफिकेंटली क्या होता है, इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। जैसे जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन, हार्मोन्स के एक्सपोजर्स, मेनोपॉज टाइमिंग और प्रेगनेंसी हिस्ट्री जैसे फैक्टर्स भी रिस्क मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसलिए पोस्ट 40 के बाद एज के बाद रेगुलर स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है, जिससे कि हमें टाइम रहते कैंसर का पता चल सके। एंड अब नेक्स्ट है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट सेल्स ऑफन स्टार्टिंग इन डक्ट्स और लोब्यूल्स। ये डिजीज़ तब स्टार्ट होती है जब ब्रेस्ट टिश्यू के सेल्स का नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है, और सेल्स अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये एबनॉर्मल ग्रोथ मोस्टली डक्ट्स में स्टार्ट होती है जहाँ से मिल्क ट्रैवल होता है, ठीक है। ये लोब्यूल्स में जहाँ मिल्क का प्रोड्यूस होता है तो नॉर्मल सेल्स एक कंट्रोल्ड साइकिल फॉलो करते हैं, और जब उनकी ज़रूरत नहीं होती है तो एपोप्टोसिस, जिसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ के भी नाम से जानते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल्स के मैकेनिज्म को इग्नोर कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में ट्यूमर डेवलप होता है एंड जो आगे चल के लिम्फ नोड्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स तक स्प्रेड हो सकता है। एंड अब नेक्स्ट है, अर्ली डिटेक्शंस थ्रू स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस कैन ग्रेटली इम्प्रूव सर्वाइवल एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स। तो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट आउटकम कम्प्लीटली स्टेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर डिजीज़ अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो सर्वाइवल रेट एक्सट्रीमली हाई हो जाता है एंड ट्रीटमेंट सिंपलर होता है और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं, ठीक है। लेट स्टेज में ट्यूमर सराउंडिंग टिश्यूज़ एंड और भी बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स में इन्वेड कर लेता है एंड उन्हें भी वहाँ पे भी कैंसर सेल्स को ग्रो करने देता है, जिससे ट्रीटमेंट एग्रेसिव और आउटकम रिस्की हो जाता है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग मेथड, जिससे सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम और मैमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, स्पेशली एज 40 के बाद। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्यूमर को माइक्रोस्कोपी या वेरी स्मॉल साइज पर आइडेंटिफाई किया जाए, तब थेरेपी सबसे इफेक्टिव हो पाती है। एंड अब नेक्स्ट है, ऑल्दो ऑफन फाउंड इन वुमेन इट कैन ऑल्सो अकर इन मैन। तो लोग जनरली एज्यूम करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ वुमेन का ही डिजीज़ या फिर वुमेन के अंदर ही होता है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। मेन में भी ब्रेस्ट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और वहाँ भी डक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ कैंसर स्टार्ट हो सकता है। तो अवेयरनेस की कमी की वजह से मेन के अंदर जो सिम्टम्स जैसे लंप, निप्पल डिस्चार्ज या हार्डनेस इग्नोर कर देते हैं, जिससे डायग्नोस्टिक्स क्या होता है मोस्टली लेट स्टेज पर होता है, ठीक है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि एक्सेस एस्ट्रोजन, ओबेसिटी, लिवर डिजीज या फिर BRCA जो जीन म्यूटेशंस जैसे फैक्टर्स में मेन में रिस्क बढ़ सकता है। एंड अब नेक्स्ट, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के कुछ इंडिकेशंस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली वार्निंग साइंस को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, ठीक है, क्योंकि डिजीज़ मोस्टली साइलेंटली प्रोग्रेस करती है और हमें पता भी नहीं चलता है।
तो जो सिम्टम्स कॉमनली नोटिस किए जाते हैं उनमें सबसे पहले है पाल्पेबल ब्रेस्ट लंप, यानी ब्रेस्ट टिश्यू में कोई हार्ड, इरेगुलर और प्री रेसिस्टेंट मास का फील होना। ठीक है, ये लंप नॉर्मली पेनलेस होता है, इसलिए लोग वेट करते रहते हैं कि थिंकिंग होती है ना कि इट्स हार्मलेस, मतलब ये हार्म नहीं कर रहा है, लेकिन मेडिकली लंप का परसिस्टेंस सीरियस इंडिकेटर माना जाता है, स्पेशली अगर ये सिर्फ एक साइड हो और साइज के फॉर्मलेस टाइम के साथ चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं उसके। एंड जो दूसरा कॉमन साइन है वो है ब्रेस्ट पेन। तो पर्टिकुलरली परसिस्टेंट और लोकलाइज्ड पेन जो नॉर्मल हार्मोनल साइकिल के साथ रिलेट नहीं करता है, तो हर ब्रेस्ट ये जो पेन कैंसर नहीं होता है। जैसे कि अगर नॉर्मली भी ब्रेस्ट पेन होता है वो कैंसर नहीं होता है, लेकिन अगर पेन कंटिन्यूसली सेम रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो, स्वेलिंग हो या फिर टच सेंसिटिविटी भी फील होनी स्टार्ट हो जाए तो इवैल्यूएशन नेसेसरी होता है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है निप्पल डिस्चार्ज। तो निप्पल डिस्चार्ज भी एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल इंडिकेटर है, स्पेशली अगर डिस्चार्ज स्पॉन्टेनियस हो, मतलब मिल्की ना हो और ब्लड टिंज्ड या क्लियर वाटरली नेचर का हो। डिस्चार्ज सिंगल डट से हो रहा है, ये सिर्फ एक ब्रेस्ट से आ रहा हो, तो रिस्क हाइयर होता है कंपेयर टू डिफ्यूज डिस्चार्ज। एंड अब नेक्स्ट है स्किन चेंजेस। तो ब्रेस्ट कैंसर जो स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि स्किन चेंजेस जैसे रेडनेस, थिकनिंग, डिम्पलिंग एंड ऑरेंज पिल टेक्सचर टाइप की स्किन के कलर को चेंज हो जाना। ठीक है, वार्मथ या फिर लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन विजुअल साइंस होते हैं जो इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर में कॉमनली देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस इन्फेक्शन जैसे लग सकते हैं, बट अगर एंटीबायोटिक्स के बाद भी इम्प्रूव ना हो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड हो जाती है। एंड अब नेक्स्ट है निप्पल रिट्रैक्शन। तो निप्पल रिट्रैक्शन यानी कि निप्पल का इनवर्ड पुल होना या नॉर्मल आउटवर्ड पोजीशन का चेंज हो जाना भी एक कंसर्निंग साइन है। ये अंडरलाइंग मास के प्रेशर या फाइब्रोटिक टिश्यू चेंजेस की वजह से होता है और मोस्टली नेग्लेक्टेड होता है, क्योंकि अंटिल इट बिकम्स विजिबल इनफ। ठीक है, जब तक ये हमें विजिबल नहीं होता तब तक ये नेग्लेक्ट हम इसको कर देते हैं, बट हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी। तो ब्रेस्ट कैंसर लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी यानी कि आर्मपिट एरिया में लिम्फ नोड्स का इनलार्जमेंट, ठीक है, टेंडरनेस या हार्डनेस एक क्रिटिकल फाइंडिंग होती है। अगर लंप ब्रेस्ट में फील ना हो तब भी एनलार्ज लिम्फ नोड एक अर्ली क्लू बन सकता है। ठीक है, वो एक अर्ली साइन भी बन सकता है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो रिस्क को और इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स में फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे मदर, सिस्टर, डॉटर। जेनेटिक फैक्टर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ठीक है, एंड आउटकम एंड रिस्क भी बढ़ता जाता है। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड जेनेटिक म्यूटेशंस स्पेशली, ठीक है, जैसे कि हमारे पास BRCA1, BRCA2 जो कि हमारे पास जीन म्यूटेशंस होते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस को के सेल के अंदर जाके उनको चेंज कर देते हैं, एंड जिससे कि कैंसर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है हमारे फैमिली हिस्ट्री के फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है जेनेटिक म्यूटेशंस। तो जो जेनेटिक म्यूटेशंस स्पेशली जैसे कि मैंने बोला कि BRCA1, BRCA2 है ना, जो जीन म्यूटेशंस ये कैंसर डेवलपमेंट प्रोबेबिलिटी को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स विथ दीज म्यूटेशंस को एग्रेसिव स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इंडिकेशन है वो है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी हार्मोन बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, जिससे एस्ट्रोजन लेवल राइज हो जाता है विच कंट्रीब्यूट्स टू कैंसर टू सेल ग्रोथ। ठीक है, पर्टिकुलरली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में रिस्क हायर होता है। ठीक है, ये सारे हमारे कार्सिनोमा और ब्रेस्ट कैंसर के इंडिकेशंस थे। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ सिम्टम्स, इसके ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी पॉइंट को कवर करना बाकी है, तो इसके फर्दर आने वाली वीडियोज़ में हम इसके सारे टॉपिक्स के की पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करो, एंड समझ आया तो वाओ, एंड नहीं आया तो रिवाइंड कर लो। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।